CH6 लगता है तुम्हें भी दूरी मंजूर नहीं। वेलकम मेरी जान। डिस्क्लेमर। तो दोस्तों ये कहानी है काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर यह नोवेल स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को आगे बढ़ते हैं। भाग 6। दूसरी सुबह आज आध्या को सिंघानिया ग्रुप में जॉब के लिए ज्वाइन करना था, इसलिए वो बहुत सुबह ही उठकर तैयार हो बिना नाश्ता किए अपने घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद तुरंत से राखी जी तानिया के रूम का दरवाजा खोलती है, जो कल रात से ही इस कमरे में लॉक थी। अपने ओवर ड्रिंक की वजह से राखी जी के दरवाजा खोलते ही तुरंत से तानिया बिस्तर से उठती है। वो अभी काफी गुस्से में थी को अपनी माँ के पास अब बोलती है, मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आपने कल रात मुझे खाना भी नहीं दिया था। उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए राखी जी तानिया से बोलती है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, भूल कर भी अब तुम आध्या के सामने वो सारी बातें नहीं बोलोगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता होना चाहिए आद्या सिंघानिया ग्रुप के लिए काम करने वाली है, जिसकी बात उसे हर महीने एक बड़ी तनख्वाह मिलेगी। तो क्या होगा अगर उसे यह पता चल जाए कि वह मेरी बेटी नहीं, क्या तुम्हें लगता है वह मुझे अपने महीने का तनख्वाह देगी? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की यह सुन तानिया सोच में पड़ जाती है। ये देख राखी जी अपनी बेटी के पास आ उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, हमने उसे अब तक पाला पोसा है और अब जब हमें उससे फायदा होने वाला है तो हम उसके सामने सच नहीं बता सकते, इसीलिए अगली बार से ध्यान रहे। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की इस बात पर तान्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह जानती थी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इस जॉब से उन्हें काफी राहत मिलेगा और अच्छा भी है। आद्या काम करेगी और वो खाएंगे, और भला उसे इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या? यही तो वो चाहती थी, आद्या को अपने नौकर के रूप में देखना। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया कंपनी में अभी अर्नव अपने केबिन में बैठे हुए कल रात के रोमांटिक पलों के बारे में सोच रहा था। वह सोचते हुए अर्नव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। शायद से कल रात जो कुछ भी हुआ था उससे अर्नव अभी काफी खुश था कि तभी गेट पर नोक करते हुए नितिन सक्सेना अंदर आता है। दरअसल सक्सेना और सिंघानिया के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। इन दो परिवारों की दोस्ती बहुत साल पुरानी थी। इसी को रिश्तेदारी में बदलने के लिए सक्सेना और सिंघानिया परिवार के बुजुर्गों ने अर्नव और सक्सेना फैमिली के बेटी के साथ रिश्ता तय किया था, लेकिन अचानक से उनकी बेटी के गायब होने की वजह से वो बात अब तक आगे नहीं बढ़ पाया था। वही सक्सेना फैमिली अब तक अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर अब तक सक्सेना फैमिली को अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। इतने प्रयासों के बाद भी वह असफल रहे थे। नितिन जैसे ही केबिन में आता है तो उसका नजर अर्नव के मुस्कुराते हुए चेहरे पे जाता है, जो अभी काफी खिला खिला हुआ था। उसको ऐसे देख अभी मिली नितिन कुछ बोल पाता कि तभी उसकी नजर अर्नव के गर्दन पर लगे उस लव बाइट के निशान पर जाती है, जो कल रात उसके साथ क्या हुआ इस बात को बता रहा था। ये देख नितिन अर्नव का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कल तुम उस जंगली बिल्ली के शिकार हुए हो जिसे नोचना बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। नितिन की यह बात सुनकर अर्नव अपना हाथ गर्दन के पास ले जा कुछ लव बाइट को टच करता है, तो उसे टच करते ही अर्नव के सामने कल रात की रोमांटिक पल आने लगते हैं। अध्या उसे कैसे सेड्यूस कर रही थी, वो कैसे अध्या को ऐसे आवाजें निकलते देख और ज्यादा वाइल्ड हो रहा था, इस बारे में सोचते हुए ही अर्नव का चेहरा लाल हो जाता है। कल रात उसका इतना भी खराब नहीं गुजरा था, वह काफी एंजॉय किया था। ऊपर से उसे अभी उस जंगली बिल्ली के काटने या निशान काफी अच्छी लग रहा था। भले ही वो बिल्ली जंगली थी, लेकिन उसके टेस्ट काफी स्वीट था। इस बारे में सोचते हुए अचानक से अर्नव को ध्यान आता है, उसे तो अब तक उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके साथ उसने कल रात गुजारी थी। ये सोचते हुए तुरंत से अर्नव ने अपने असिस्टेंट राघव को फोन लगा दिया। राघव को फोन लगा ही तुरंत से अर्नव बोलता है, मैंने सुबह तुम्हें उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, जितना जल्दी हो सके उसके बारे में सब कुछ पता लगा कर मेरे सामने आओ। ध्यान रखना मुझे उसके बारे में छोटी से बड़ी हर डिटेल्स चाहिए। इतना बोलते हुए अर्नव फोन रख देता है। राघव का फोन रखने के बाद अर्नव अपने सामने बैठे हुए नितिन की ओर देखता है, जो अभी उससे बड़े ही अजीब तरह से घूरे जा रहा था। वही अर्नव का फोन करते देख नितिन उससे बोलता है, अर्नव क्या सच में तुम उस लड़की के बारे में पता करवा रहे हो जिसके साथ तुमने कल रात गुजारी थी? ये बात काफी अजीब है, मैं पहली बार तुम्हें किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट देख रहा हूँ। क्या इस बार तुम सच में सीरियस नहीं हो? उद्धरण चिन्ह।
नितिन की यह बात सुन अर्नव के चेहरे पर एक टैडी सी मुस्कान आ जाती है। वह कुछ सोचते हुए नितिन से बोलता है, तुम्हें नहीं पता वह लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की यह बात सुन अब नितिन भी उसके लव लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है मुझे अब उस लड़की से एक बार मिलना चाहिए। आखिर वो है कौन जिसने अर्नव सिंघानिया को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए अचानक से कुछ सोच नितिन चुप हो जाता है। फिर वह तुरंत से अर्नव से बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता तुम किसके साथ सो रहे और किसके साथ क्या कर रहे हो, पर तुम्हें शादी मेरी बहन से ही करना होगा, ये बात तुम कभी नहीं भूल सकते। उद्धरण चिन्ह। नितिन की यह बात सुन अर्नव थोड़ा सोचने लगता है। वह सोचते हुए अपने मन में बोलता है, सॉरी यार, पर अब नहीं, मुझे मेरी वाइफ मिल गई है जिसे मैं फ्यूचर में अपने साथ अपने पास देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों दोस्त अभी बात ही कर रहे थे कि तुरंत से अर्नव का असिस्टेंट राघव उसके केबिन में आध्या के बारे में पूरा डिटेल्स निकाल कर पहुंचता है। इतने बड़े बिजनेसमैन का असिस्टेंट होने के वजह से राघव के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि वह इस शहर के किसी आदमी के बारे में जानकारी ना निकाल सके। राघव तुरंत से वो फाइल लेकर अर्नव के हाथ में बढ़ा देता है। सामने बैठा नितिन भी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ना करते हुए अर्नव के पास जा उस इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। आध्या के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अर्नव अभी कुछ बोल पता कि उससे पहले ही नितिन बोलता है, इस लड़की का जन्म भी उसी साल हुआ है जब मेरी बहन का हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अर्नव नितिन की यह बात सुन खुद की हंसी कंट्रोल ना करते हुए बोलता है, अरे यार, तू ये बात पढ़ना भूल गया था कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है जो उसके शकल की है। तेरी एक बहन ही गुम हुई है, दो नहीं। उद्धरण चिन्ह। हाँ सही है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की यह बात सुन नितिन के चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। इतना बोलते हुए नितिन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्नव अपने हाथ में लिए अध्या के उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है, माय लव, तुम तो खुद मेरे पास आ रही हो लगता है। तुम्हें भी दूरी मंजूर नहीं। वेलकम मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। कल से शुरू होगा अर्नव और आद्या की नई प्रेम कहानी, इसलिए आप इस स्टोरी के साथ बने रहे, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। और कल से मैं कोशिश करूंगा एपिसोड थोड़ा बड़ा लिखने की। अभी आपको पता होना चाहिए दुर्गा पूजा है, इसीलिए एपिसोड थोड़ा छोटा आ रहा है। 7 क्या तुम मुझे अपने बॉडी से रीपे करने वाली हो? भाग 7। दूसरी सुबह अभी आध्या ऑटो में बैठी हुई थी कि वो उसे आज से सिंगिनिया ग्रुप ज्वाइन करना था, इसलिए आध्या ने आज टैक्सी ली थी। आध्या अभी काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। कल रेस्ट करने के बाद भी अभी तक उसके बॉडी का पेन नहीं खत्म हुआ था। टैक्सी में बैठी आध्या को अचानक से अर्नव के चेहरे का ध्यान आता है। अर्नव के बारे में सोचते हुए अचानक से आध्या का चेहरा लाल हो रहा है। अर्नव के बॉडी और चेहरे के बारे में सोचते हुए आध्या को इतना तो यकीन था कि उसने जिसे आपका फर्स्ट टाइम लिया वो आदमी इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी था। तभी आध्या को अर्नव से लिए उस 5 लाख रुपए का ध्यान आता है। उन पैसों के बारे में सोचते हुए अचानक से आध्या अपने सिर पर हाथ लेती है। उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं जानती थी कि उसकी मदद करने वाला वो आदमी कौन और कहाँ से है, पर उस आदमी के पर्सनैलिटी और उस विप रूम को देख काव्या को इतना तो अंदाजा था कि उसने जिसको अपना फर्स्ट टाइम दी वो आदमी एक अच्छे परिवार से था। शायद आध्या यही सब सोच रही थी कि तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है, मैडम, सिंगिनिया ग्रुप आ गया। उद्धरण चिन्ह। उस ड्राइवर की इतना बात सुनते ही तुरंत से आध्या उस टैक्सी से निकल ड्राइवर को उसका भाड़ा दे सिंघानिया ग्रुप के अंदर आती है। आज आध्या को यहां आने के बाद सबसे पहले एचआर को रिपोर्ट करना था, इसलिए आध्या बिना कोई देरी किए एचआर के पास जाती है। एचआर जैसे ही आध्या का नाम सुनती है वो तुरंत से बोलती है, मिस आध्या, आपको प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है। उद्धरण चिन्ह। क्या प्रेसिडेंट? उद्धरण चिन्ह। आध्या को उस एचआर की यह बात थोड़ी अजीब लगती है। वो उसके ऊपर शक करते हुए उससे पूछती है, मैडम, मैंने मैनेजिंग डिपार्टमेंट के इंटरनल के लिए अप्लाई किए थी, क्या तब भी मुझे प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। आध्या की यह बात सुन वो एचआर अपने हाथ में रखे उसे फाइल को खोलते हुए देखकर आध्या से बोलती है, सॉरी मिस आध्या, लेकिन मैंने आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है। इस बारे में मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को अभी असिस्टेंट की जरूरत है और हमारे पास अभी कोई आपसे बेहतर नहीं, इसीलिए आप आज से प्रेसिडेंट के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करेगी। उद्धरण चिन्ह।
एचा की यह बात सुन आध्या थोड़ा शांत हो जाती है। वह प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के रूप में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह उसका पहला जॉब था। वह भी सिंघानिया ग्रुप जैसे बड़े कंपनी में। अगर वह इसे नाम बोल देती है तो कल होकर सिंघानिया ग्रुप वाले उसे परेशान भी कर सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए आध्या चुपचाप से जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, ये जानते हुए भी कि शायद से आगे का उसका सफर काफी तकलीफ भरा होने वाला है। ना चाहते हुए भी आध्या अभी प्रेसिडेंट केबिन के बाहर खड़ी थी। गेट पर खड़ी आध्या एक गहरी सांस ले केबिन के डोर पर नोक करती है तो अंदर से आवाज आता है, कमिंग, उद्धरण चिन्ह। अंदर से आती इस स्वीट और मैग्नेटिक आवाज को सुन एक सेकंड के लिए आध्या चौंक जाती है। ये वह आवाज उसे काफी फैमिलियर लगता है, शायद से वो इस आदमी को जानती थी, पर कैसे? ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अभी के लिए आध्या प्रेसिडेंट्स केबिन का डोर खोल अंदर घुसने के बाद बोलती है, प्रेसिडेंट, मैं आपकी नई असिस्टेंट आध्या शर्मा हूं, उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट चेयर पर बैठा हुआ अर्नव अभी अपना पीठ आध्या के तरफ किए हुए खुद का चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा रहा था। अर्नव को आध्या के साथ यह गेम खेलते हुए अच्छा लग रहा था। वह अचानक से आध्या को सरप्राइज देते हुए उसके चेहरे का रिएक्शन देखना चाहता था। आध्या के मुंह से उसका नाम सुन अर्नव उस नाम को दोहराते हुए बोलता है, आध्या, आध्या, नाइस नेम मिस आध्या। इतना बोलते हुए अचानक से अर्नव अपने चेहरे को घुमाता है। अर्नव को ऐसे इस हालत में देख आध्या की बोलती बंद हो जाती है। उसकी सांसें थम जाती है। ये वही आदमी था जिससे एक रात पहले अध्ययन अपनी वर्जिनिटी खोकर आई थी, पर यह अभी यहाँ क्या कर रहा है? क्या यही है इसका बॉस? क्या सच में वो कोई सपना नहीं देख रही? उसका फर्स्ट टाइम लेने वाला आदमी कोई और नहीं उसका नया प्रेसिडेंट है। आध्या जैसे ही अर्नव को देखती है कांपने लगती है। डर के मारे आध्या 2 कदम पीछे हो जाती है। भला ये कैसे पॉसिबल था? जिस आदमी के साथ उसने 2 दिन पहले इतना क्लोज हुई थी, वही आदमी आज उसके सामने उसके प्रेसिडेंट के रूप में आ गया है। वहीं आध्या को ऐसे डरते और कांपते देख अर्नव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसका सरप्राइज लगता है। आध्या को इतना भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। ये सोचते हुए अर्नव बोलता है, ओह मिस आध्या, क्या सच में तुम मुझे मेरे 5 लाख रुपए देने आए हो? उद्धरण चिन्ह। अर्नव की यह बात सुन आध्या पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे इस बारे में बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं था कि अर्नव ऐसे अपने पैसों के बारे में पूछेगा। उसे कुछ सेकंड लगते हैं अपने सही स्थिति को वापस आने में। वह खुद को संभालते हुए बोलती है, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी, क्योंकि अब मैंने आपकी कंपनी में नौकरी भी ले लिया है। उद्धरण चिन्ह। आध्या की यह बात सुन अर्नव थोड़ा उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोलता है, इस नौकरी से तुम्हें जो पेमेंट मिलेगा उससे तुम मेरे पैसे वापस करना चाहती हो, लेकिन कितने सालों में? उद्धरण चिन्ह। अर्नव की यह बात सुन आध्या बेचारी चौंक जाती है। उसे पता था अर्नव का बोलना गलत नहीं, इस पेमेंट से तो उसे कम से कम 2 साल लग जाएंगे, लेकिन और फिर भी खुद को शांत करते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं तो मैं ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। अभी आध्या अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही अर्नव उसे रोकते हुए बोलता है, ठीक है, अब जबकि तुम्हारे पास मुझे पेमेंट से पे करने के लिए इतने पैसे नहीं है, तो क्यों ना तुम कोई दूसरा तरीका निकालो पैसे देने का। उद्धरण चिन्ह। आध्या अर्नव की यह बात सुन घबरा जाती है। वो उससे बोलना चाहता था, उसे पैसे लेने के लिए दूसरा तरीका, उसके साथ फिर से वो सब करने के बारे में सोच रहा था। ये सोचते हुए आध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो पैसों के लिए खुद को नहीं बेच चाहती थी, पैसे के बदले अपने शरीर से रैप्य करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। इस बारे में सोचते हुए अचानक से आध्या का चेहरा लाल हो जाता है। आध्या को कुछ ना बोलता देख अचानक से अर्नव उसके पास जा आध्या के चीन को पकड़ उसे उठाते हुए खुद के आंखों में दिखाते हुए बोलता है, आखिर क्यों तुम मुझसे नजरें नहीं मिला रही? और भला इतनी गहरी सोच की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। आध्या जैसे ही अपनी नजरें उठा ऊपर अर्नव की आंखों में देखती है तो उसके आंखों की गहराई में वो खोने लगती है, पर तुरंत से खुद को संभालते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगती है। वही आध्या को ऐसे करते देख अर्नव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो आध्या के चेहरे की तरफ अपने चेहरे को झुका उसके काफी करीब पहुंच जाता है, इतना क्लोज जिसमें उन दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रहा था। वही उनकी सांसें भी एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। आध्या अर्नव को अभी फिर से खुद के इतना करीब देख पूरी तरह से दंग रह गई थी।
उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अभी अर्नव उसके काफी करीब था, वही उसे खुद की हॉट बीट की रफ्तार बहुत तेज महसूस हो रहा था। आध्या को अपने लाल चेहरा लिए ऐसे घबराते देख अर्नव के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। उसे नहीं पता था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी होंगी। वो तो कैसे भी इस लड़की को अपने पास रखना चाहता था, पर लगता था उसे देख इस लड़की के भी हार्टबीट में रफ्तार पकड़ रहा है। वो धीरे से अपना चेहरा आध्या के कानों के पास ले जा हमेशा की तरह अपने सख्त आवाज में ना बोलते हुए अभी काफी स्वीट सेडिक्टिव आवाज में आध्या से बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने मुझे पैसे पे करने का दूसरा तरीका निकाल लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपनी बॉडी के साथ पे करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की यह बात सुन आध्या का लाल हुआ चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है। उसे नहीं पता था अर्नव उसकी मन की बात कैसे जान गया होगा। जानना तक तो ठीक है, उसने उससे ऐसे खुलकर सामने बोल भी दिया। ये सोचते हुए आध्या कैसे भी करके यहाँ से भागना चाहती थी। उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था, वो अभी काफी घबराई हुई थी। अभी आध्या ज्यादा कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही अर्नव उसके काजुस के गानों पर अपनी गरम जीवन धरा कान पर अपनी जीभ घुमाते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, वैसे अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो कोई बात नहीं, मैं सच में इसमें इंटरेस्ट हूं। अगर तुम चाहो तो आई लव कि तुम मुझे अपनी बॉडी से रिपे करो। उद्धरण चिन्ह। नो नो। अर्नव की यह बात सुन आध्या पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो तुरंत से अर्नव से खुद को 2 कदम पीछे कर लेती है। उसे अभी भी अपना पूरा बॉडी कैपते हुए महसूस हो रहा था। चैट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्नव आध्या के चेहरे की ओर देखता है जो अभी पूरी तरह से लाल हो गया था। अर्नव को अच्छा लग रहा था ऐसे आध्या को उसके बातों रिएक्शन देते हुए, लेकिन वो जानता था अब अगर वो उससे ज्यादा कुछ करता है तो ये लड़की यहाँ से भाग जाएगी। ये सोचते हुए अर्नव आध्या से बोला, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? अर्नव की यह बात सुन कुछ सेकंड के लिए तो आध्या सुन रह जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। फिर खुद को ठीक करते हुए वो तुरंत से बोली, हाँ मुझे कुकिंग आती है। आध्या की बातों का जवाब देते हुए अर्नव उससे बोला, ठीक है फिर आज से तुम मेरे घर का खाना बनाओगी, जिसके बाद तुम्हारा ये पैसा साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। अर्नव की यह बात सुन आध्या राहत की सांस लेती है। थैंक गॉड उसने जैसा सोचा था वैसी सोच अर्नव की नहीं थी, पर तुरंत से यह सोचते हुए कि उसे तो कंपनी में काम करना होता है, वह भला खाना कैसे बनाए। वह अर्नव से बोली, बट प्रेसिडेंट मुझे तो कंपनी में काम होता है, मैं भला आपके घर का खाना कैसे बनाऊंगी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए सिर्फ रात को खाना बनाना होगा, जो कि तुम ऑफिस से छूटने के बाद बना सकती हो। मुझे आशा है इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना बोलते हुए अर्नव जाकर प्रेसिडेंट चेयर पर बैठते हुए अपने असिस्टेंट राघव को फोन करता है। राघव तुरंत से अर्नव के ऑफिस में आता है। इसके बाद अर्नव राघव को आध्या का उसका काम समझाने को बोल खुद काम में लग जाता है। ये देख राघव अपने प्रेसिडेंट को उनके केबिन में छोड़ वहां से आध्या को लेकर निकल जाता है। मिस आध्या, आज से यह आपका केबिन है। राघव की यह बात सुन आध्या चौंक जाती है। उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसे इतना केबिन मिलेगा, वह भी प्रेसिडेंट केबिन के सीधा सामने वाला केबिन। वह थोड़ा घबराई हुई आवाज में राघव से बोली, सर क्या सच में ये केबिन मेरा है? आध्या की यह बात सुन राघव अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ मिस आध्या, यह आपका लिए ही है, आप इसमें इतना मत सोचिए। आप प्रेसिडेंट की पर्सनल असिस्टेंट है, इसीलिए ये केबिन आपके लिए। आध्या को उसका काम समझाने के बाद राघव वहां से चला जाता है। आध्या का कोई ज्यादा काम नहीं था। प्रेसिडेंट का डेली रूटीन बताना, उनके लिए कॉफी बनाना और उन्हें वह फाइल देना जो भी वो मांगते हैं। ले देकर आध्या का पूरा दिन प्रेसिडेंट के आसपास से गुजरने वाला था। पर आध्या के लिए यही परेशानी की बात थी, उसे अर्नव के साथ अपना दिन और रात गुजारना पड़ेगा। अर्नव के साथ बिताए 2 दिन पहले ही वो क्लोज मेमोरी आध्या को आज भी याद था। उस बारे में सोचते ही आध्या के आंख के सामने सब कुछ आने लगता है। आध्या को अर्नव की वो पैशनेट लव किस अपने चेहरे भी महसूस होने लगती है। अचानक से वह अपने शरीर को गर्व महसूस करने लगती है, पर तुरंत से खुद को समझाते हुए कि वह क्या सोच रही है। आध्या खुद को डांटती है। संध्या अभी काफी ब्लश कर रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। ये सोचते हुए कि उसके और अर्नव के बीच जो कुछ भी हुआ वह बस एक एक्सीडेंट था, आध्या इस बारे में खुद को ज्यादा सोचने से रोक देती है।
आध्या को ये बात बहुत अच्छे से पता था, अर्नव सिंघानिया पीछे बहुत सारी लड़कियां दीवानी होगी और हो भी क्यों ना, इतना हैंडसम पर्सनैलिटी और पैसे के साथ वाले आदमी को अपने साथ कौन नहीं देखना चाहेगा। वो जानती थी कोई भी लड़की अर्नव के सामने खुद को सौंपने के लिए तैयार हो जाएगी, वह भी अच्छे अच्छे परिवार की, तो भला उसमें उसकी कहाँ से कोई चांस है। सोचते हुए कि उनका रिश्ता पॉसिबल नहीं है, आध्या खुद को समझा देती है। आज का पूरा दिन आध्या का यही सब सोचते हुए निकला। आध्या ने शायद से गलत इमेजिन कर लिया था, उसे लगा जैसे अर्नव उसे परेशान करेगा, उसे तंग करेगा। अर्नव के असिस्टेंट के रूप में काम करना उसके लिए परेशानी भरा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अर्नव खुद ही वर्कहोलिक आदमी था, इसलिए उसने पूरा दिन अपने काम में ही गुजारा, आध्या को एक बार नहीं परेशान नहीं किया था। आज का दिन खत्म होने के बाद अभी आध्या अपने बैग पैक कर रही थी घर जाने के लिए, कि तभी राघव आध्या के पास आकर बोला, मिस आध्या, प्रेसिडेंट साहब वाले पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। राघव की यह बात सुन आध्या को रियलाइज होता है कि हाँ, उसे तो अर्नव के लिए खाना भी पकाना है, जिसके लिए अभी उसे अर्नव के साथ जाना होगा। ये सोचते हुए आध्या राघव को फॉलो करते हुए पार्किंग एरिया में पहुंचती है, तो वहां पहले से ही अर्नव अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठे हुए था। उनको ऐसे कार में बैठे देख आध्या भी बिना कोई देरी किए ड्राइवर के बगल वाली सीट में की तरफ की गेट खोल उसमें बैठने को होती है, पर अभी वो बैठ पाती कि उससे पहले अर्नव उसे रोकते हुए बोला, मेरे बगल में आकर बैठो। अर्नव की यह बात सुन एक सेकंड के लिए आध्या चौंक जाती है, भला वो उसके साथ कैसे बैठ सकती थी, वो उसका बॉस था, पर फिर भी वो उसे ना भी तो नहीं कर सकती थी। ये सोचते हुए वो अर्नव के बगल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार रुकती है, जिसके बाद अर्नव तुरंत से उस कार से बाहर निकल घर के अंदर जाता है। वही आध्या भी उसके पीछे ही थी। आध्या ने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि अर्नव भला कैसा घर में रहता होगा, पर अर्नव का ये घर आध्या के इमेजिन से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अर्नव के इस घर को देख आध्या चौंक जाती है। वही आध्या और अर्नव को वहां छोड़ने के बाद वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। अर्नव के पीछे पीछे जब आध्या घर के अंदर पहुंचती है तो सामने का नजारा देख हैरान रह जाती है। इतने बड़े और खूबसूरत घर में अभी चारों तरफ से शांति थी। उस घर में अर्नव और उसके अलावा अभी कोई नहीं था। वही आध्या को ऐसे घर के चारों तरफ घूरते देख अर्नव उससे बोला, तुम ऐसे क्या देख रही हो, चिंता मत करो, यहाँ पर अभी हम दोनों ही हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहने अपना डिनर एंजॉय करना चाहूंगा। फिर तू। अभी अर्नव अपनी बात खत्म कर पता कि उससे पहले ही घबराई हुई आध्या अर्नव को रोकते हुए बोली, प्रेसिडेंट, मैं आपके लिए खाना बनाकर लेके आती हूँ। इतना बोलने के बाद आध्या वहां से भाग जाती है। ये देख अर्नव हंसने लगता है, ये लड़की सच में क्यूट है। अभी आध्या अर्नव के लिए डिनर तैयार करने में लगी हुई थी। वही अर्नव वही लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे हुए अपने काम करने में। अर्नव इस काम के दौरान बार बार आध्या की तरफ नजरें उठा उसे भी देख लिया करता था। ऐसा नहीं है कि अर्नव के घर में काम करने वाले सर्वेंट नहीं थे, वो थे, लेकिन वो पूरा दिन नहीं रहने थे। उनका काम बस सुबह अर्नव के इस घर की साफ सफाई करने के बाद उसके लिए खाना बना यहाँ से चल जाने का था, क्योंकि अर्नव को ये पसंद नहीं था कि उसके आसपास कोई रहे। इसलिए अर्नव के सर्वेंट भी बस कुछ ही देर यहाँ पर काम करते थे। ये पहली बार था जब उसके घर में इतने रात को कोई लड़की है जो उसके लिए खाना बना रही है। अर्नव के लिए यह फीलिंग बिल्कुल नई थी, पर वो इस फीलिंग से काफी खुश भी था। उसे ये देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आध्या उसकी वाइफ थी, जो अभी अपने डार्लिंग हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी। ये सोचते हुए अचानक से अर्नव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ जाती है। अभी अर्नव ये सब सोच ही रहा था कि तभी आध्या उसके पास आकर बोली, प्रेसिडेंट सर, आपका डिनर तैयार हो गया है। आध्या की यह बात सुन अर्नव जाकर हाथ धोने के बाद डिनर टेबल पर बैठ जाता है। ये देख आध्या भी बिना कोई देरी किए अर्नव के लिए खाना लगा देती है। अर्नव आध्या के बनाए फूड को टेस्ट करते हुए आध्या की ओर देखता है तो अभी आध्या उसके तरफ ही देख रही थी। ये देख अर्नव आध्या के बनाए फूड की तारीफ करते हुए बोला, मैंने बहुत जगह के फूड टेस्ट किए हैं, पर इसका टेस्ट सबसे अलग है। अर्नव की यह बात सुन आध्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो अर्नव से अभी थैंक यू बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले अर्नव बोला, ठीक वैसे ही जैसे मुझे बहुत लड़कियों ने सिड्यूस करने की कोशिश की, पर कोई अपने बिस्तर तक नहीं के जा पाए तुम्हारी तरफ। इस फूड का टेस्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हॉट एंड स्पाइसी। OHHHH। अर्नव की यह बात सुनकर आध्या की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था
वो क्या बोले? क्या अर्नव अभी उसके बनाने फूड की तारीफ कर रहा था? यह उसकी। आद्या अपनी गहरी सोच में डूबी थी। ये देख अर्नव खुद के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दिखाते हुए बोला, जैसे मैं अभी इस फूड को टेस्ट कर रहा हूं, वैसे ही अगली बारी तुम्हारी है प्रेसिडेंट सर। अर्नव की यह बात सुन तुरंत से आद्या घबराई हुई आवाज में बोली। ये देख अर्नव हंसने लगता है। वो आद्या को शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे क्या तुम नहीं खाने वाली? भूख तो तुम्हें भी लगी होगी। वो मैं, अच्छा मैं अभी अपने लिए भी प्लेट लेकर आती हूँ। इतना बोलते हुए आद्या तुरंत से वहां से भाग जाती है। ये देख अर्नव खुद में बुदबुदाते हुए बोला, क्यूट। कुछ सेकंड बाद आद्या अपने लिए एक प्लेट लेकर आती है। वो अर्नव से अभी काफी ज्यादा डर गई थी। दिन में ऑफिस में तो नहीं, पर अभी रात के वक्त अर्नव के घर पर उसके अंदर का शैतान जग गया था और वो उसके साथ शैतानी करना चाहते था। इसलिए आद्या को अब उससे बचना था। यही सोचते हुए आद्या अर्नव के बगल में ना बैठ उस डाइनिंग टेबल के सबसे कोने में जाकर बैठ जाती है। पर उसका बैठना था कि तभी अचानक से अर्नव बोला, तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? CH9 क्या आलोक करेगा आद्या की मदद? भाग 9। तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? क्या नहीं? अर्नव की यह बात सुन घबराई हुई आद्या इतना बोलते हुए तुरंत से अर्नव के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वो अर्नव को दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। अपने आप में लिए भी एक प्लेट निकाली है। उसको ऐसा करते देख वहीं बैठा अर्नव तुरंत से उसकी प्लेट में खाना निकाल रख देता है। आद्या पहले तो शर्म आती है, पर वहीं इतने अच्छे और डिलिशियस फूड को देखने के बाद उसके पेट में चूहे लड़ने लगे थे, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा भूखी थी। अभी आद्या का शर्म बस कुछ ही वक्त के लिए था। एक बार उसने खाना स्टार्ट कर दिए थी, फिर इसके आसपास कौन और कैसे बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खाना इतना टेस्टी था कि आद्या को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बगल में अभी भी अर्नव बैठे हुए हैं। वो तो बहुत तेजी में अपना पूरा खाना खत्म करने लगती है। वही बैठा अर्नव अभी खाना नहीं खा रहा था। वो तो बस आद्या की हरकतें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अपने बगल में बैठी इस भूखा आद्या को देख अर्नव हैरान था। उसने सच में आद्या के इस चेहरे को देखने के बारे में नहीं सोचा था। आद्या अपना खाना खत्म कर डकार लेते हुए वह सामने देखती है कि तभी उसकी नजर अर्नव पर जाती है। अर्नव को देखते ही तुरंत से आद्या उठकर वहां से भागने को होती है। ये देख अर्नव उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी थी। अब इसमें ऐसे रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। सॉरी प्रेसिडेंट, वो खाना कुछ ज्यादा ही। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। थैंक यू प्रेसिडेंट, इतना अच्छा डिनर के लिए अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है इतनी रात को यहां से कोई टैक्सी या बस मिलेगा? ये सुनते हुए कि आद्या यहां से जाना चाहती है, अर्नव तुरंत से बोलता है। अर्नव की यह बात सुन आद्या सोच में पड़ जाती है। वो ऐसे इतने बड़े घर में अर्नव के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपने नाखून को नोचते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट मैं देख लूंगी, क्योंकि मैं आपके घर पर नहीं रुक सकती। आद्या की यह बात सुन अर्नव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वह आद्या के पास आ उसकी तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें छूने वाला नहीं हूं, पर अगर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करोगी तो मैं शायद से खुद को कंट्रोल ना कर पाऊं। उद्धरण चिन्ह। ओह नहीं। अर्नव की यह बात सुन आद्या घबराते हुए वहां से थोड़ा दूर जा खिड़की के बाहर देखती है। तभी अचानक से उसी वक्त एक जोरदार घटा गरजता है, जिससे आद्या पूरी तरह से डर जाती है। आद्या को ऐसे डरते देख अर्नव उसके पास आ समझाते हुए बोलता है, मौसम ठीक नहीं, तुम जाकर गेस्ट रूम में आराम करो, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही हूं। इतना बोलते हुए अर्नव वहां से चला जाता है। अर्नव के वहां से चले जाने के बाद आद्या राहत की सांस लेती है। चलो अब ठीक है। अर्नव उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। वो उसके बगल में कमरे में रहने वाली थी, लेकिन बाहर के मौसम को देखते हुए अभी आद्या काफी घबराई हुई थी। दरअसल आद्या के सामने अभी उसकी बचपन की वो घटना आज भी घूम जाया करती थी, जब आद्या को 6 साल की उम्र में ही कुछ गुंडे उसे किडनैप करते हुए उसके घर से लेकर भागे थे। जिसके बाद उन्होंने आद्या को सुनसान पहाड़ी पर जाकर छोड़ दिया था, जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वही बारिश और घटा गरज रही थी। उस रात आद्या को लगा था कि वह अपनी अंतिम सांसें ले रही है। उसे नहीं लगा था
को वो जिंदा बचकर कहीं जाने वाली है। वह तो भला हो उस पुलिस वाले का जो पता नहीं कैसे पर अचानक से वहां पर पहुंच आद्या को बचा लेता है, वरना तो उस दिन आद्या के साथ क्या होता यह आद्या सोच भी नहीं सकती थी। अभी आद्या उस कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए, अपने ऊपर कंबल रखे हुए सोई हुई थी। उसकी बॉडी कांप रही थी, वही उसके सिर से पसीना गिर रहा था कि तभी अचानक से जोरदार घटा गरजता है, जिसकी वजह से आद्या मुंह से बचाओ निकल जाता है। बचाओ चिल्लाते हुए अचानक से आद्या बिस्तर से उठ बिना अपनी चप्पल पहले हुए उस रूम का गेट खोल बाहर की ओर भागती है कि तभी उसकी नजर बगल वाले कमरे से बाहर निकल रही अर्नव पर जाती है। आद्या को ऐसे देख तुरंत से अर्नव उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अर्नव की यह बात सुन घबराई हुई आद्या तुरंत से थोड़ा हिचकी जाते हुए पूछती है, प्रेसिडेंट सर, क्या मैं आपके कमरे में कुछ देर के लिए रुक सकती हूँ? आद्या की यह बात सुन अर्नव कोई जवाब नहीं देता। वो सामने खड़ी इस लड़की को इस हालत में ये बोलते देख हैरान था। वही उसे कुछ ना बोलता देख आद्या दोबारा से बोलती है, आई प्रॉमिस प्रेसिडेंट, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस कुछ मिनट के लिए। आद्या की यह बात सुन अर्नव जो कि गेट पर खड़ा था वो उस गेट से हट अंदर की ओर चला जाता है। अर्नव को गेट के साइड हटते देखना चाहते हुए भी आद्या अपने डर की वजह से हिचकी जाते हुए अर्नव को के पीछे बढ़ती है। आधा को बिल्कुल भी ऐसे रात को अर्नव के रूम में रहने का मन नहीं था, लेकिन यह उसको डरता था, जिसके वजह से उसे अभी किसी की साथ की जरूरत थी और अभी यहाँ पर अर्नव के अलावा और कोई नहीं था। आद्या अभी अर्नव के पीछे चल रही थी कि तभी अचानक से एक बार फिर जोरदार बिजली की गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से आद्या डरते हुए अर्नव को पास जा उसे पीछे हटाते गले लग जाती है। आद्या की यह करते देख अर्नव को अब जाकर रियलाइज हुआ था कि आखिर उनके सामने खड़ी लड़की की बदले रूप में क्या प्रॉब्लम है। वो तुरंत से आद्या को शांत करवाते हुए उससे बोलता है, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आद्या को ऐसे देख अर्नव उसकी मदद करते हुए उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाकर लेटाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं यही हूं, अगर तुम चाहो तो तुम यहां आराम कर सकती हो। वैसे तो अर्नव को पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी बिस्तर के आसपास भी दिखे या उसे टच करे, लेकिन अभी उसके सामने बिस्तर पर लेटी लड़की आद्या थी, जिसके लिए वो कुछ भी सहने को तैयार था। अर्नव की यह बात सुन आद्या कुछ नहीं बोलती। वो भले ही घबराई हुई थी, लेकिन वो ऐसे अर्नव के बिस्तर पर नहीं सोना चाहती थी, इसीलिए आद्या उठकर बैठ जाती है। ये देख अर्नव भी उससे कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसके सामने बैठी यह लड़की अभी काफी घबराई हुई थी। उसको ऐसे देख अर्नव उसे परेशान नहीं करना चाहता था, पर फिर भी कुछ सोचते हुए अर्नव आद्या से पूछता है, क्या तुम्हें इस मौसम से इतना डर लगता है? आखिर इसकी वजह क्या है? पहले तो आद्या अर्नव को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, पर फिर यह सोचते हुए कि अगर वो अर्नव को अपनी सच्चाई नहीं बताएंगी तो अर्नव ये समझ लेना कि शायद से वो आज फिर से उसे सेंड्यूस करने के लिए इसके रात को उसके कमरे में आए हैं। इसलिए आद्या अर्नव को आज से 6 साल पहले हुए उस घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल आद्या के सामने अभी उसकी बचपन की वो घटना आज भी घूम जाया करती थी, जब आद्या को 6 साल की उम्र में ही कुछ गनोडे उसे किडनैप करते हुए उसके घर से लेकर भागे थे, जिसके बाद उन्होंने आद्या को सुनसान पहाड़ी पर जाकर छोड़ दिया था, जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, वही बारिश और घटा गरज रही थी। उस रात आद्या को लगा था कि वह अपनी अतन्म सांसें ले रही है, उसे नहीं लगा था कि वो जिंदा बचकर कहीं जाने वाली है। वह तो भला हो उस पले उस वाले का जो पता नहीं कैसे पर अचानक से वहां पर पहुंच आद्या को बचा लेता है, वरना तो उस दिन आद्या के साथ क्या होता यह आद्या सोच भी नहीं सकती थी। आद्या की सारी बातें सुनकर अर्नव गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंध लेता है। पहले भी जब वह मिले थे तब उसे उन लोगों के पास उसकी खुद की मां ने है बेच दिया थी, जिसको वजह से वह गुंडे पता नहीं उसके साथ क्या करते, और 6 साल पहले भी उसकी मां ने उसकी परवाह न किए बिना अपनी छोटी बेटी को बचाना ज्यादा जरूरी समझा, जबकि वह दोनों एक ही चेहरे के लड़की है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में वह आद्या की सगी मां थी? भला एक सगी मां अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? इस बारे में सोचते हुए अर्नव गुस्से में आद्या से पूछता है, क्या सच में वह तुम्हारी सगी मां है या फिर तुम्हारे डैड ने 2 शादी की थी? उद्धरण चिन्ह। भला एक मां अपनी बेटी को ऐसे कैसे 6 साल की उम्र में अकेले गुंडों के साथ छोड़ दूसरी को लेकर भाग सकती है? और फिर 2 दिन पहले उस रात भी तुम अपनी मां के लिए कर्ज के पैसा चुकाने की वजह से ही उस हालत में थी। क्या तुम्हें सच में लगता है वह तुम्हारी मां है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी हरकत कोई मां अपनी बेटी के साथ करती होगी। उद्धरण चिन्ह।
अपने लिए अर्नव को ऐसा गुस्सा करते देख आध्या को थोड़ा अच्छा लगता है, या शायद उसकी डेथ के बाद दूसरा आदमी था जो उसके लिए कोई बात सोच रहा था, उसके लिए स्टैंड ले रहा था। इस बारे में सोचते हुए आध्या धीमी आवाज में बोलती है, पता नहीं शायद से हम दोनों बहनें जुड़वा हैं, लेकिन मेरी मॉम का लगाव मेरी छोटी बहन के साथ ज्यादा है। पर तुम्हें नहीं पता होना, लेकिन मेरे डैड मुझे बहुत मानते थे। वह मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे। उद्धरण चिन्ह। अर्नव आध्या की यह बात सुन उसकी लाल हुई आंखों की ओर देखता है, जो कि शायद से रोने की वजह से ही ऐसी हालत में था। पता नहीं क्यों, पर अभी आध्या से मिले हुए अर्नव को बस 2 दिन हुआ था, उसके बाद भी आध्या की ऐसी हालत देख लो को अच्छा नहीं लग रहा था। वह आध्या के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसको इस हालत में देख अर्नव को अपने सीने में दर्द सा महसूस होता है, लेकिन आज से पहले उसने किसी को भी कंफर्टेबल नहीं किया था, इसीलिए उसे नहीं पता था ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे सहानुभूति देनी चाहिए। कि तभी अर्नव को अपने ग्रैंडपा की ध्यान आती है। उसके ग्रैंडपा जब भी वह कुछ गलती या फिर परेशान किया करता था, अल्पविराम इसके सिर पर हाथ रख उसे सहलाते हुए कुछ बोलते थे। या सोचते हुए अर्नव भी थोड़ा अजीब तरीका से आध्या के सिर पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोलता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस खुद को ठीक रखो। जिसके बाद अर्नव भी आध्या के बगल में बिस्तर पर बैठ जाता है। अभी वह दोनों काफी करीब थे। अर्नव अभी आध्या की ऐसी घबराए हुए चेहरे की ओर देख रहा था। वही आध्या जो कुछ समय पहले बिजली की गरजने की वजह से परेशान थी। वह अभी अर्नव के ऐसे इंटेंस लुक की वजह से परेशान थी। अभी दोनों का चेहरा काफी करीब था, दोनों को एक दूसरे के चेहरे के ऊपर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। माहौल काफी इंटेंस हो गया था। जहां एक तरफ अर्नव को आध्या के होठों को देखते हुए उस रात आध्या के किए गए वाइल्ड किस का ध्यान आने लगता है, वही आध्या भी उनके चेहरे को देख उस रात के सीन को करने लगती है। कि तभी अचानक से एक बार फिर से घटा गरजता है, पर उतना जोर से नहीं था, इसीलिए इसकी वजह से उन दोनों का ध्यान टूटता है। तुरंत से आध्या थोड़ी दूरी बनाते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट आप यहां सो जाए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। चटैन, अगर तुम खुद को ऐसे देख सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूं। आध्या को ये बोलते देख कि वह यहां से सोफे पर जाकर सोना चाहती है, अर्नव उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। अर्नव के ऐसे हाथ पकड़ने से आध्या को घबराहट होने लगती है। वह थोड़ा पैनिक होते हुए अर्नव के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज मुझे सोने दीजिए, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। उसके सिर में दर्द हो रहा है, ये सुन अर्नव उसे छोड़ देता है। वही अर्नव के छोड़ते ही तुरंत से आध्या जाकर खिड़की के पास लगे उस सोफे पर जाकर लेट जाती है। आध्या चांद को देखते हुए अभी सोफे पर लेटी हुई थी। वही अर्नव बिस्तर पर लेटा हुआ आध्या की ओर देखते हुए सोया था। ऐसा नहीं लग रहा था, ये सोचते हुए कि वो आध्या से दूर था, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले उसके और आध्या में कोइंटिमेसी पैदा हुआ था, वह अर्नव अब तक महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, पर आज तक उसने किसी के सामने अपना कंट्रोल नहीं खोया था, लेकिन आध्या के सामने वो खुद को लाचार महसूस करता है। पर अर्नव आध्या के बिना परमिशन के उसके साथ फिजिकल भी नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को कंट्रोल किए हुए अभी बिस्तर पर लेटा रहता है। करीब 2 घंटे बाद जब आध्या नींद में चली गई थी तो अर्नव ने अपनी आंखें खोली। वो जगा हुआ था, पर उसे आध्या के सोने के बारे में उसके खराटे की आवाज से पता चला। सोई हुई आध्या को ऐसे खराटे लेते देख अर्नव अपने बिस्तर से उठ सोती हुई आध्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जो चांद की रोशनी में अभी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा और ज्यादा चमक रहा था। उसको ऐसे देखकर अर्नव उसके बगल में बैठ आध्या के चेहरे को निहारने लगता है। उसके सामने लेटी ये लड़की काफी खूबसूरत थी। अर्नव अभी अपनी किस्मत को कोस रहा था कि आखिर वह अब तक आध्या से क्यों नहीं मिला था। अगर वो इस लड़की से पहले मिला होता तो अब तक उनका रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ गया होता। शायद से आज वो ये लड़की उसकी लीगली वाइफ भी होती, क्योंकि जिस लड़की से 2 दिन पहले मिलने के बाद वो उसका ऐसा दीवाना हुआ था, उससे वो कुछ दिनों पहले मिला होता तब तो। यही सब सोचते हुए अर्नव आध्या के गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियां को घुमाते हुए बोला, ये वही होठ है जिससे तुमने मुझे उस दिन सिड्यूस करना स्टार्ट किया था। मैं तुम्हें फिर से उसी तरह देखना चाहता हूँ, मैं फिर से इनको टेस्ट करना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए अर्नव रुक कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं। ये बोल वो आध्या से दूर हो उसे अपनी गोद में उठा ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है। भले ही आध्या ने उससे सोफे पर सोने के लिए बोली थी,
लेकिन अर्नब उसे कैसे सोफे पर सोने दे सकता था, इसलिए अर्नब उसे उठा बिस्तर पर ले जाकर सुला देता है। आध्या अभी अपनी गहरी नींद में थी। इस बात का फायदा उठाते हुए अर्नब आध्या को खुद के करीब खींचने हुए उसके कमर पर अपने हाथ से उसको कसकर पकड़ लेता है। आध्या भी अभी नींद में होने की वजह से अर्नब के पीठ पर अपने हाथ रख देती है। ये देख अर्नब को काफी अच्छा लगता है। वह मुस्कुराते हुए अपना चेहरा आध्या के गले में छुपाते हुए एकदम बच्चे की तरह पकड़कर उसे सोने लगता है। आध्या को सुबह उठने की आदत थी, इसीलिए वह सुबह के करीब 5 बजे उठ जाती है। तो उठते ही अपने सामने अर्नब के चेहरे को देख आध्या की सिटी पिटी गुल हो जाती है। अभी अर्नब उसके सामने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाए हुए सोया हुआ था। उसको ऐसे देख आध्या घबराते हुए वहां से उठकर भागने को होती है कि तभी उसकी नजर अर्नब के हाथ पर पड़ती है, जो कि अभी उसके कमर के दोनों तरफ से लपेटे हुए थे। वहीं अभी उसका पैर अर्नब के दोनों टांगों के बीच में था। वो दोनों अभी काफी करीब थे। आध्या को अर्नब को खुद के इतना करीब देख काफी अजीब लगता है। वह उनकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वह आदमी अभी उससे काफी चिपक के सोया हुआ था। उसके ऐसे चिपक के सोने की वजह से आध्या की हालत काफी खराब हो जाती है। वह खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाती, क्योंकि अर्नब की पकड़ उसके पैरों और कमर पर बहुत ज्यादा थी। इस बात से परेशान होते हुए आध्या खुद में बड़बड़ाते देख बोली, कल रात में सोफे पर थी, फिर आज यहाँ कैसे? क्या अर्नब ने मेरी फायदा उठाने की कोशिश की है? इस बारे में सोचते ही तुरंत से आध्या सिर नीचे झुका अपने कपड़ों को देखती है, तो वह अभी पूरे कपड़े में थी। इसका मतलब अर्नब ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात सोचते हुए आध्या राहत की सांस लेती है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा खुद को ऐसे पूरे कपड़े में देखकर? अभी आध्या अपनी बात सोच ही रही थी कि तभी उसे अर्नब की आवाज सुनाई देती है। अर्नब की यह बात सुन आध्या चौंक होते हुए अर्नब के चेहरे पर देखती है, तो अभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसको वैसे देख आध्या का चेहरा लाल हो जाता है। उसे ऐसी हालत में देख अर्नब अपना हाथ बढ़ा उसके गालों को टच करते हुए बोला, अगर तुम खुद को ऐसे देख सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूं। नहीं। इतना बोलते हुए आध्या झटके में अर्नब से खुद को छुड़ाते हुए उससे थोड़ी दूर हो बिस्तर से नीचे उतर खड़ी हो जाती है। आध्या की ऐसी हरकत देख अर्नब मुस्कुराते हुए बोला, मैंने रोनी से तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं, तो तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसे मेरे से शर्माने की जरूरत नहीं। अर्नब की यह बात सुन आध्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही अर्नब आध्या को ऐसे करते देख चुपचाप से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्नब को ऐसे जाते देख आध्या तुरंत से बाथरूम को भागती है, अपना लाल चेहरा लिए हुए। आध्या जब बाथरूम में जाती है तो उससे बाथरूम में पहले से ही उसके कपड़े, टूथपेस्ट, ब्रश और साबुन दिखते हैं। आध्या इन सब को देखकर ज्यादा किसी चीज से हैरान थी। वह था आध्या का अंडरवियर, जो बिल्कुल उसके साइज का था। ये देख आध्या हैरान हो जाती है, क्या अर्नब को इस बारे में भी पता था? तैयार होने के बाद जब आध्या कमरे से बाहर निकलती है तो बाहर पहले से ही अर्नब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए था, जहां अभी उसके साथ रोनी भी था। शायद से राघव आध्या के लिए कपड़े के साथ साथ नाश्ता भी लेकर आया था। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद वह तीनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचते ही तुरंत से राघव आध्या को समझाते हुए बोला, मिस आध्या, आप प्रेसिडेंट के केबिन में कॉफी लेकर जाए और ध्यान से उसमें दूध ज्यादा होना चाहिए। राघव की यह बात सुन आध्या थोड़ा हैरान हो जाती है। उसे जहां तक पता था अर्नब अभी भी सुबह कॉफी नहीं पीता था। वह अपनी मीटिंग में जाने से पहले कॉफी पीता था, फिर भला आज राघव ने उसे अभी अर्नब के केबिन में कॉफी लेकर जाने के लिए क्यों बोला? ये सोचते हुए आध्या थोड़ा अजीब सा चेहरा बना लेती है। वही खड़ा रोनी आध्या को ऐसे चेहरे को देख समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह आध्या को समझाते हुए बोला, मिस आध्या, मैंने आपको वो कॉफी अर्नब सर के लिए नहीं बल्कि मिस्टर नितिन के लिए बोला है, जो कि अभी प्रेसिडेंट के केबिन में है। ओके सर, मैं ले जाती हूँ। राघव की बातों का इतना जवाब देते हुए तुरंत से आध्या कॉफी बना के प्रेसिडेंट केबिन के पास पहुंचती है। तो अर्नब के परमिशन से साथ काव्या केबिन के अंदर पहुंचती है तो उसे सोफे पर बैठा नितिन दिखता है। काव्या ने नितिन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखी थी। वहीं सोफे पर बैठा नितिन अर्नब के केबिन में एक फीमेल एम्प्लॉय को देख हैरान था। उसे पता था अर्नब ने आज तक किसी भी फीमेल स्टॉस को अपने केबिन में आने का परमिशन तक नहीं दिया था। फिर भला ये लड़की यहाँ तक कैसे आ गई, वो भी पर्सनल असिस्टेंट बनकर? इस बारे में सोचते हुए नितिन अजीब सा चेहरा बनाते हुए आध्या को घूरने लगता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नितिन, ये रही आपकी कॉफी। आध्या नितिन के सामने उस कॉफी को बढ़ाते हुए बोली।
पता नहीं क्यों पर आध्या की आवाज सुन नितिन को कुछ अपना सा फील होता है। वह आध्या से शांति से पूछा, थैंक यू इस काफी के लिए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर नितिन, मेरा नाम आध्या शर्मा है। आध्या शर्मा, ये नाम नितिन ने पहले भी सुना था। अब उसे ध्यान आया उस दिन अर्नव जिस लड़की की डिटेल्स के बारे में बात कर रहा था, ये वही थी। ये वही लड़की थी जो उसके बहन के बर्थडे के दिन ही जन्मी थी। इसका उम्र भी उसकी बहन की तरह था, लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसे कहीं से अडॉप्ट नहीं किया था या अपने पेरेंट्स की ट्विंस डॉटर थी। इस बारे में सोचते हुए नितिन के चेहरे पर उदासी आ जाती है। वह थैंक यू बोल उसे अपने काम पर जाने को बोला। ये देख आध्या भी तुरंत से उस केबिन से निकल जाती है। प्रेसिडेंट केबिन से बाहर निकल तुरंत से आध्या अपने केबिन में जा अपने सीने पर हाथ रख लेती है। उसका दिल अभी बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था यह शायद से नितिन के अच्छे बर्ताव की वजह से था, या फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो वह महसूस कर पा रही थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह नोवेल स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें।